सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम कवर कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन से अपना इंडियन ज्योग्राफी, और ये आज का हमारा सेशन नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 44 to 61 डिस्कस करेंगे ऑफ टाइप 1। सो गाइज, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 44, लाइट फ्रॉम सन रीचेज अस इन नियरली। सो ये हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो लाइट, सन से लाइट जो आती है वो किस फॉर्म में आती है, वो रेडिएशंस की फॉर्म में आती है, राइट। वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। एंड कितने टाइम में आती है, तो एग्जैक्ट टाइम इज 8 minutes and 22 seconds। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 minutes। नेक्स्ट 45, अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज आल्सो नोन एज। तो ये डिस्कस कर चुके हैं। स्पिनिंग स्टार को क्या बोलते हैं, पल्सर। पल्सर क्या है, सो पल्सर है अपने, पल्सर आर स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार या फिर रैपिडली मूविंग, रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, पल्सर। नेक्स्ट 46, क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन इट इज नोन एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जब मून कंप्लीटली कवर करता है सन को, सो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। इसको काफी अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। जब मून कवर तो एक बार इस डायग्राम को देखो। एक्चुअली ये जो डायग्राम है ऑपोजिट है। ये इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि अर्थ कवर कर रहा है किसको, सन को। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, ये लूनर एक्लिप्स का डायग्राम हो गया, ये लूनर एक्लिप्स का हो गया। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सोलर एक्लिप्स, राइट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सोलर एक्लिप्स। अब देखो क्वेश्चन है, जब मून कंप्लीटली कवर कर रहा है किसको, सन को। यानी यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून आएगा और यहाँ पे अपनी अर्थ आएगी, राइट। अब इस केस में क्या हो गया कि मून ने सन को कवर कर लिया, तो होगा क्या कि जो मून की जो शैडो है वो अर्थ पे आएगी, है ना। तो इस केस में हमें जो सन है वो कंप्लीट दिखेगा नहीं, हमें सन दिखेगा नहीं इस केस में, है ना, क्योंकि मून कवर कर रहा है सन को। तो हम जब भी हम अर्थ से सन को देखेंगे दिन के टाइम में, तो हमें क्या होगा, सन हमें इस केस में दिखेगा नहीं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स, राइट। अब इस केस में क्या होता है कि जब ये इस तरीके से बनता है तो कुछ रेज तो यहाँ पे जा रही होती हैं। जैसे इस डायग्राम में ये रेज का एकदम अच्छे से दिखा रखा है, इसलिए इस डायग्राम को यहाँ पे चूज किया है। अब देखो, जब भी क्या होता है, जब सन की रेज ऐसे पड़ रही होती है अर्थ पे या फिर मून पे पड़ती है, तो डायग्राम एक्चुअली सेम ही बनता है। तो ये जब भी इस तरीके से जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे फॉल कर रही है। तो एक ही रीजन होता है जो कि यहाँ पे शैडो पड़ती है। जब भी मून इस साइड आएगा और अर्थ इस साइड आएगी, तो होगा क्या कि जो मून की शैडो है वो अर्थ पे आती है, राइट। मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है, एक सिचुएशन ये होती है। और एक रीजन ये होता है, नेक्स्ट आपका एक रीजन ये होता है। ये टोटल 3 रीजन होते हैं जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो बीच वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लैकआउट होता है। और इस सिचुएशन को टोटल एक्लिप्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सन की रेज यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद ये ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है। एंड यहाँ पे जो ये रीजन है, यहाँ पे आपका टोटल ब्लैकआउट होता है, यहाँ पे कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं होती। सो इस रीजन को हम बोलते हैं अम्ब्रा। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट जो जा रही है स्केटर होके, ये कौन सी है, ये रीजन होता है अपना पेनम्ब्रा। और जो मैंने यहाँ पे शेडो वाली रीजन की बात करी थी, ठीक है, जो शेडो वाला रीजन है जहाँ पे थोड़ी सी शेडो पड़ती है, मतलब ये इस पॉइंट से अगर ऐसे होके ऐसे जा रही है, तो ये शेडो वाला रीजन आता है। यहाँ पे थोड़ी सी शेडो पड़ती है, या तो मून की पड़ेगी या अर्थ की पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब शेडो पड़ रही है, तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंतम्ब्रा, राइट। उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंतम्ब्रा। क्लियर हुआ ये? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने डिस्कस किया। अभी देखो, अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है मून कंप्लीटली कवर्स द सन। अब मून जब कंप्लीटली कवर कर रहा है सन को, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस होगी यहाँ पे। तो उसमें वो आएगा कि दिस पॉइंट इज नोन एज अम्ब्रा, राइट। ये सिचुएशन कौन सी होगी, ये सिचुएशन अम्ब्रा की होगी। जब मून कंप्लीटली कवर कर रहा है, तो वो सिचुएशन क्या होगी, कंप्लीटली ब्लैकआउट होगा। जब कंप्लीट कवर कर रहा है तो कंप्लीट ब्लैकआउट होगा, तो वो सिचुएशन कौन सी बनेगी, अम्ब्रा की बनेगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 47, the darkest portion on the shadow cast during an eclipse। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि जो डार्केस्ट पॉइंट होता है, डार्केस्ट पोर्शन होता है जो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अम्ब्रा, ठीक है। और जो अगर यहाँ पे पूछता कि पार्शियल डार्केस्ट, ठीक है, मतलब पार्शियल डार्क पोर्शन अगर पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा पेनम्ब्रा, राइट। और अगर शैडो रीजन पूछ रहे हैं तो वो हो जाएगा अपना ऑन्तम्ब्रा, राइट। नेक्स्ट 48, द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
टोटल नंबर प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट 49, इन अ सोलर और लूनर एक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शैडो इज डिवाइडेड इनटू। तो अभी हमने जो तीन डिस्कस करे ना आपके, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट इज अम्ब्रा, सेकंड इज पेनम्ब्रा एंड लास्ट वन इज ऑनतम्ब्रा। ठीक है, ये तीन तरीके के शैडो रीजन होते हैं जो कि बनते हैं किसी भी सिचुएशन में, या तो सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो, दोनों सिचुएशन में ये सेम तीन ये फेजेस बनेंगे ही बनेंगे आपके। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, डे एंड नाइट आर इक्वल एट। तो डे एंड नाइट आपके कहाँ पे इक्वल होते हैं? इक्वेटर पे आपके डे एंड नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे आपका जो सन रेज है वो डायरेक्ट फॉल करती है। इक्वेटर पे जो है वो सन रेज डायरेक्ट फॉल करती है और वो थ्रू आउट द डे रहती है आपकी। ठीक है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वो आपकी सन रेज जो है इक्वेटर पे, जैसे अब ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर कहाँ पे? सेंटर में से जाता है। तो यहाँ पे डे और नाइट क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे सन रेज कैसी पड़ रही है? डायरेक्ट रेज यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नेम द टू ऑर्बिट मार्स। एशिया में, कंप्लीट एशिया में आपकी ऐसी पहली कंट्री कौन सी थी जिसने मार्स को ऑर्बिट किया था? सो वी मस्ट वेरी प्राउडली से कि इट इज इंडिया। इंडिया ने सबसे पहले मार्स को ऑर्बिट किया था एशिया की अगर हम बात करें तो। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे पहले यानी कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किसने मार्स को ऑर्बिट किया था? तो वो इंडिया ने ही किया था। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे दोनों को समझो कि सबसे पहले एशिया में सबसे पहले मार्स पे किसने ऑर्बिट किया? तो वो किया इंडिया ने। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि इंडिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया था मार्स को ऑर्बिट करने के लिए। बाकी कंट्रीज ने पहले अटेम्प्ट तो किया था लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स का ऑर्बिट जिसने किया था, और एशिया में ये ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने कि मार्स को ऑर्बिट किया था। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? अब ये मिशन कौन सा था? तो आपको पता होगा कि ये हमारा सबसे पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन था, मिशन मॉम, जिसको मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, मंगलयान। और ये कब गया था ये अपना मिशन? तो ये 5 नवंबर 2013, ठीक है, इस दिन ये मिशन लॉन्च किया गया था, मॉम मिशन या फिर मंगलयान मिशन। ठीक है, तो ये मार्स ऑर्बिटर हमारा मिशन था, 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था। और इसमें इंडिया जो था उसने सबसे पहली एक ऐसी एशियन कंट्री थी जिसने ये सबसे पहले मार्स को ऑर्बिट किया था। और वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे थी इंडिया, जिसने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था मार्स को ऑर्बिट करने के लिए। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट 52, which of the following scientists proved that the path of each planet around the sun is elliptical? तो ये हमने डिस्कस किया था कि एलिप्टिकल पाथ जो है वो किसने बताया था, ऐसे कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था कि जो ऑर्बिट होता है उसका जो पाथ है वो कौन सी शेप का है? वो एलिप्टिकल शेप का है। तो ये किसने बताया था? केपलर ने बताया था। एलिप्टिकल, केपलर। तो इस वर्ड को रिलेट कर लेना, एलिप्टिकल, केपलर। नेक्स्ट, which of the following is an alternative theory to the Big Bang theory developed in 1948, stating that the universe does not change even though it is expanding over time? तो जैसा कि एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, हमें जस्ट पढ़ाई जाती है ये बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसका कुछ भी रेलेवेंस इतना नहीं लगता। सो ये बिग बैंग थ्योरी है, इसमें क्या बताया कि यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, जो प्लैनेट्स हैं वो किससे क्रिएट हुए? एक्सप्लोजन से क्रिएट हुए। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बट ठीक है, बाकी पार्ट ऑफ कोर्स है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। तो ठीक है, ये चीज पढ़ी हमने। उसके बाद क्या है कि अब नेक्स्ट जो थ्योरी है इसकी ऑल्टरनेटिव थ्योरी, जिसके बारे में ये बताया गया है कि उस थ्योरी में क्या स्टेट किया गया है कि यूनिवर्स जो है वो चेंज नहीं होता। बिग बैंग के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्स चेंज हो रहा है, एक्सप्लोड होकर उसमें से क्या बन रहे हैं? कुछ पार्टिकल्स बन के प्लैनेट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी का कहना है। लेकिन अब जो ये दूसरी थ्योरी है ये कौन सी है? स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो रहा है लेकिन वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा ओवर टाइम, वो जैसा पहले था वैसे ही आ जाए और हमेशा वैसे ही रहेगा। इस थ्योरी का कहना ही है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से आगे चलते हैं। 54, द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज। तो सप्तऋषि जो एक कॉन्स्टेलेशन है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, जो कि कुछ इमेज, एक पर्टिकुलर कोई इमेज अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि कोई पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? अपना कॉन्स्टेलेशन हो गया। अब सप्तऋषि क्या है? ये 7 एजेस इसको हम हिंदी में बोलते हैं, 7 मॉन्क्स, 7 सेजेस। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्नर्स इनको बोलते हैं उसका वो क्या बोलते हैं? बिग डिपर। ठीक है, वेस्टर्नर्स नो दिस कॉन्स्टेलेशन बाय द नेम ऑफ बिग डिपर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 55, व्हिच ऑफ दीज इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? तो ड्वार्फ प्लैनेट है, हमें पता है कौन सा है? प्लूटो।
लेकिन प्लूटो ऑप्शन में है तो प्लूटो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जो नेक्स्ट अपना ड्वार्फ प्लैनेट है वो कौन सा है, आइरिस। ठीक है, ये अपना कौन से नंबर का प्लैनेट हो जाएगा, जैसे 9th नंबर का ये था तो ये 10th नंबर का प्लैनेट है, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट है 10th नंबर का। 10th नंबर का ये कह सकते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड। ये भी मतलब सोलर सिस्टम का पार्ट है और ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली, तो ये आइरिस इसका नाम है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है तो आइरिस। प्लूटो है, प्लूटो के बाद कौन सा, आइरिस। क्लियर हुआ, मतलब ये प्लूटो के बाद जाता है, नेपच्यून, नेपच्यून के बाद प्लूटो, प्लूटो के बाद अपना ये आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट 56, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। तो स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, तो उसका रीजन ये है कि जैसे आप स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है, स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो उनका क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ही दूर है, तो वो जस्ट एक पॉइंट से हमें लाइट आती हुई दिखती है। तो जब भी अगर किसी पॉइंट से लाइट आ रही है ना, तो उसका क्या है, ये जो बीम बनता है, ये जो लाइट का बीम बन रहा है, ये बहुत ही छोटा बनता है। इस केस में क्या होता है कि लाइट स्कैटर होने के और स्किंटिलेट होने के इसमें चांसेस होते हैं। ये क्या कर रहा है, इसने एयर पार्टिकल से ये टकराई और इसने क्या हुआ, ये बाउंस करते हैं, तो इस तरीके से बाउंस करते हैं, तो इसलिए हमें स्टार्स कैसे दिखते हैं, स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह हम प्लैनेट्स को देखें, प्लैनेट्स में क्या होता है, प्लैनेट्स का साइज भी बड़ा है और वो क्या होता है, जैसे सन की रेज उस पर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रही है, राइट। सो इसके केस में क्या होता है कि इसमें जो बीम बनता है ना, जो सन रेज का जो बीम बन रहा है, ये बीम बहुत ज्यादा बड़ा बनता है, तो इसलिए हमें जो इसमें जो रिफ्लेक्शन और स्किंटिलेटिंग इफेक्ट है, ये हमें दिखता नहीं है इसके अंदर। किसके केस में, प्लैनेट्स के केस में। तो बस एक ये छोटा सा रीजन है कि स्टार्स, या फिर आप इसको एक से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। घर में जो बल्ब लगा होता है उसको अगर हम दूर से देखते हैं कभी, जैसे दूर से अगर आप उसको देखोगे तो वो भी आपको ना एक ऐसा मतलब स्कैटर करता हुआ दिखेगा, जैसे स्टार में दिखता है हमें, तो ऐसे ही लाइट आपको उसमें ऐसे इस तरीके से दिखती है उसकी। ठीक है, तो इसको भी आप एक्सपेरिमेंट करके एक तरीके से देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है कि प्लैनेट्स आर नियर टू अर्थ। ठीक है, hence we receive a great amount of light and therefore minor variations जो होते हैं उसमें, तो वो नोटिसेबल नहीं होते। लेकिन जो स्टार है वो बहुत ज्यादा दूर है, उसकी बीम काफी छोटी बनती है, तो इसलिए वो नोटिस हो जाता है। बस इतना सा इसमें मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो हमने डिस्कस किया आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर सन की क्या नाम है उसका, कोरोना। उसके बाद कौन सी आती है, क्रोमोस्फेयर, एंड जो सबसे इनर है वो होती है फोटोस्फेयर। उसके बाद आपका रेडियो एक्टिव जोन आता है, उसके बाद आपका ये लास्ट जो आता है वो आपका क्या आता है, कोर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ऑन विच डेट इन इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। तो आपको ये इसमें पॉइंट से याद रखना है, शॉर्टेस्ट डे कब होता है, तो शॉर्टेस्ट डे होता है आपका, अच्छा पहली बात इसको याद करने का तरीका क्या है, शॉर्टेस्ट डे मतलब क्या होता है, सर्दियों में जो दिन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और गर्मियों में जो डेज होते हैं वो उनकी लेंथ ड्यूरेशन लंबी होती है, राइट। तो शॉर्ट कब होती है, सर्दियों में होती है। तो सर्दियों वाला टाइम इसमें से कौन सा है, दिसंबर है ना, ज़्यादा सर्दियों वाला टाइम कौन सा, दिसंबर है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, लेकिन 21 to 23 के बीच में, मतलब 22 दिसंबर ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये +-1 चलता है, +-1 ये चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि 22 तारीख को ही छोटा होगा, 21 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो 21, 22 या 23 में से, तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो दैट विल बी 22 दिसंबर। मंथ आपको याद रखना है, दिसंबर के टाइम में होगा शॉर्टेस्ट डे। और अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट कब होता है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है, तो लॉन्गेस्ट डे होता है आपका 21 जून को। ठीक है, इसमें भी अगेन +-1 चलेगा, राइट। 21 जून को आपका लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट डे आपका होता है 22 दिसंबर को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस। तो ये पोजीशन के बारे में क्वेश्चन है। तो सोलर एक्लिप्स कब होगा, जब हमें सोलर यानी कि सन हमें, यानी एक्लिप्स किस पे करना है, तो सोलर पे करना है, यानी कि सन को छुपाना है ना हमें, बस इतनी सी बात याद रखो। सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या है कि हमें सन को छुपाना है, सन नहीं दिखेगा उसके केस में। तो सन ये रहा और अर्थ ये रही। अब अगर सन को छुपाना है तो बीच में क्या लेके आएंगे, हमारे पास 3 ही ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सन आ गए, यहाँ पे अर्थ आ गई। अब अगर सन को छुपाना है तो बीच में किसको, मून को लेके आ जाएंगे, खत्म बात। ये हो गया अपना क्या, सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, ये रहा सन और ये रही अर्थ। ठीक है, अब लूनर में हमें किसको छुपाना है, मून को छुपाना है। तो मून को छुपाना है तो क्या करेंगे, अर्थ के पीछे ले आएंगे इसको, मून को क्या ले आएंगे, अर्थ के पीछे ले आएंगे। तो जब अर्थ के पीछे लेके आएंगे तो सन की जो रेज है वो मून पे नहीं पहुंचेंगी, तो इसका मतलब हमें क्या है,
अर्थ हमें विजिबल ही मून हमें विजिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि मून का हम सिर्फ इतना ही पार्ट तो विजिबल है हमें, मतलब मून की हमें सिर्फ एक ही साइड विजिबल है जो कि सिर्फ 59% है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस जब कब होगा? जब आपका मून बीच में हो, है ना। तो व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर? सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको समझना है यहाँ पे। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे, वही यहाँ पे है। अब इसको अच्छे से समझना एक बार। सो ये जो सिचुएशन है ये साल में 2 बार बनती है, सो ट्वाइस इन अ ईयर। अब इसको देखो ये सिचुएशन कौन सी बनती है, तो इस सिचुएशन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट किसके पे जाती हैं? वो डायरेक्ट जाती हैं इक्वेटर के ऊपर, राइट। तो ये जो सिचुएशन होती है इक्विनॉक्स की, और ये साल में 2 बार बनती है। एक आता है ऑटम इक्विनॉक्स और दूसरा आता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है आपका मार्च में 21 मार्च को, और आपका ऑटम इक्विनॉक्स कब आता है? ये आता है आपका 23 सितंबर को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आते हैं विंटर सॉलिस्टिस पे। विंटर सॉलिस्टिस में क्या है कि इस दिन शॉर्टेस्ट डे होता है। शॉर्टेस्ट डे होता है आपका कब? दिसंबर 21 को। और आपका लॉन्गेस्ट डे कब होता है, जिसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं? तो लॉन्गेस्ट डे आपका होता है जून 21 को। क्लियर हुआ इतना बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 61, if a star is bigger than sun but not more than twice as big, it will turn into a। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन है, फटाफट से इसको समझ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अगर स्टार बड़ा है किससे? सन से, लेकिन ट्वाइस मतलब नॉट मोर देन ट्वाइस, ठीक है, मतलब उसके 2 टाइम्स बड़ा नहीं है, मतलब 2 टाइम्स नहीं है, कम से कम 1 से थोड़ा बड़ा है लेकिन 2 टाइम्स नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये पल्सर बन जाता है, यानी कि घूमेगा थोड़ी देर, घूम के फिर वो क्या है? डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर वो क्या है? उससे बड़ा है, अगर सन से बड़ा है तो वो क्या होगा? वो ब्लैक होल हो जाएगा। सन से अगर बड़ा है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया क्या कि सन से अगर क्या है, अगर सन से बड़ा है लेकिन नॉट मोर देन ट्वाइस, तो तब वो उस केस में पल्सर बनेगा, यानी घूमे, यानी वो क्या है? रोटेट करेगा बहुत ज़्यादा स्पीड में, राइट। और अगर छोटा है, अगर वो सन से छोटा है अगर स्टार का साइज सन से छोटा है, उस केस में वो हो जाता है वाइट ड्वार्फ। इसका मतलब क्या है कि अगर उसका साइज जो है वो सन से छोटा है, तो उस केस में जो उसकी अंदर जो गैस होती है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन होती हैं, तो उस केस में जो उसकी न्यूट्रॉन की जो कैपेसिटी है, यानी उसकी लाइट एमिटिंग की जो कैपेसिटी है, वो उस केस में लूज होती रहती है, और धीरे धीरे वो क्या होता है? वो डिसअपियर हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है उस केस में। क्लियर हुआ? ये 3 पॉइंट। तो आई थिंक इतना ही थे हमारे आज का। हाँ, तो ये हमारा इतना ही क्वेश्चन था आज के सेशन में। तो अब यहाँ पे हम अपना टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का। नेक्स्ट में हम टाइप 2 शुरू करेंगे, और टाइप 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, उसमें हम इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो टाइप 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको हमने अपनी नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग हमारी वेबसाइट edumo.in को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको SSC से रिलेटेड और बाकी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट्स और स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग एक बार जाके इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एडीमो ऑफिशियल। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होती हैं वो आपको यहीं पे सबसे पहले मिलती हैं, तो आप लोग इसको भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अभी अराउंड 2000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।